सो हेलो माय डियर जेईटार्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट 2। और इसमें हम मोस्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की ही डिस्कशन कर रहे होंगे, मेजरली अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन विच इज़ EAS। राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इससे लगभग 1 से 2 सवाल तो आपके जेईई मेंस में हर बार पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ऑल्सो जिसने भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 नहीं देखा है, आई वुड प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, बिकॉज हो सकता है कि उस पर्टिकुलर वीडियो से कोई कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लूँ और आपको कुछ चीज़ें हो सकता है समझ ना आए। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले जाके हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 देख ले और उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। So without wasting any more time, let us start with our topic. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म देख रहे होंगे और बाकी की जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग EAS उनको स्टडी कर रहे होंगे। देन वी विल मूव ऑन टू इंडिविजुअल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व EAS, इलेक्ट्रॉनिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म। तो देखो, जैसे कि आप द नेम सजेस्ट एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में हमारा बेंजीन आ जाता है। ओके, अब बेंजीन क्या होता है? हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। इट हैज़ एफिनिटी टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और इसके साथ अपना रिएक्ट करने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, विच इज इट हैज़ आई एफिनिटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते तो जो बेंजीन है उसका एक एच एटम इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सो इसका मैकेनिज्म जो होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हेल्प करके बेंजीन की एक बॉन्ड को पोलराइज कर देता है। नाउ वी ऑल नो बेंजीन कितना ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी बॉन्ड की पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर स्टेप जो है हमारा वो RDS हो जाता है। अब जिस किसी को भी RDS समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ जाके फर्स्ट लेक्चर देख लेना, मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था दैट व्हाट इज RDS। सो आफ्टर द बॉन्ड गेट्स पोलराइज, यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और नेगेटिव चार्ज पे हमारा एच जाके जुड़ जाता है। तो देखिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है रेजोनेंस करते करते इस पूरी रिंग में इस तरह से फ्लो कर रहा होगा, और ये तीनों इसके रेजोनेंस हाइब्रिड है। ओके, सॉरी, ये तीनों इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, जिसमें एक हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और बाकी जो पांचों कार्बन है उनके बीच जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट है ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, सिंस इट हैज पॉजिटिव चार्ज। और इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, आरेनियम आयन भी कहते हैं, और व्हीलेंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं। तो इस ही इंटरमीडिएट के 3 अलग अलग नाम हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मेक्स आरेनियम आयन स्टेबल एंड इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, जहां भी हमारा आरेनियम आयन बन रहा है उसके ऑर्थो या पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स वो जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है उसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो इस वजह से जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाती है। सो यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमारा आरेनियम आयन फॉर्म हो रहा था। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारा एच अटैच हुआ था इलेक्ट्रोफाइल की जगह, वो रिमूव हो जाता है और हमें इलेक्ट्रोफाइल अपने बेंजीन एटम पे इंडिविजुअली ऑब्टेन हो जाता है इन दी सेकेंड स्टेप। Now, the EAS reactions can be reversible as well as irreversible depending upon the electrophile used. तो ये रिवर्सिबल भी हो सकती है रिएक्शन और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। रिवर्सिबल किस केस में होगी, जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो खुद ही अपने आप में काफ़ी स्टेबल हो, जैसे कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाता है या फिर हमारा I+ हो जाता है। तो ये दोनों कैटायंस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं अपने आप में ही। तो इनके केस में जो हमारी रिएक्शंस है वो रिवर्सिबल होती है। और दूसरा, जब वो रिवर्सिबल कब होगी, जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक गैसियस बाय प्रोडक्ट यील्ड करते हैं अपॉन इट्स डिकम्पोजिशन। लाइक हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे कि जो सल्फोनेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिवर्सिबल होता है। वाई? बिकॉज उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें SO3 गैसियस प्रोडक्ट मिल रहा होता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रिवर्सिबल हो जाती है, और बाकी सभी केसेस में जो होगी हमारी रिएक्शन इरिवर्सिबल हो रही होगी। नाउ, होता क्या है कि इसी वजह से काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये कौन सा इफेक्ट होता है, तो बेसिकली है क्या ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज गेटिंग अफेक्टेड काइनेटिकली। तो यही इसका मतलब है। मान लीजिए हमारे पास H की जगह D है और फिर H की जगह T है,
तो इन सारे केसेस में हमारी रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये आएगा इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। C6H6 की रेट ऑफ रिएक्शन C6D6 से ज़्यादा होगी और सबसे कम होगी C6T6 की, जहाँ T एंड D आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्यूटेरियम। नाउ इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, इन तीनों ही कंपाउंड्स के लिए रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी सेम। सो ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट सिर्फ हमें रिवर्सिबल रिएक्शंस में ऑब्जर्व करने को मिलता है। नाउ कमिंग टू ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या है? मान लीजिए हमें इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी बेंजीन रिंग पे अटैच करना है जिसपे ऑलरेडी कोई ना कोई ग्रुप अटैच्ड है। तो हम उस केस में किस तरह अपने इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर रहे होंगे? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोफाइल के पास अटैक करने के लिए तीन पोजिशन है। दो तो इसके पास ऑर्थो पोजीशंस हो गई, उसके बाद दो इसके पास मेटा पोजीशंस हो गई और एक इसके पास पैरा पोजीशन हो गई। तो ये किस पोजीशन पे जाके अटैक करेगा वो डिपेंड करेगा कि ये जो ग्रुप जी अटैच्ड है ये किस तरह का है, राइट? तो एक ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन थ्री पोजीशंस ऑफ गिवन रिंग, ये मैंने बता दिया। एंड वेरेवर इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स C प्लस इज फॉर्म्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन। तो ये ध्यान रखना कि जहां भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना, उसके एडजेसेंट कार्बन पे हमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। ओके, now to decide on which position attack of electrophile would be favorable, we discuss following cases। तो हम नीचे अब तीन केसेस डिस्कस करने वाले और उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे इलेक्ट्रोफाइल की ओरिएंटेशन कंफर्म करेंगे कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सो केस वन है व्हेन G इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप। So electron density is increased on ortho and para position, hence the attack is favorable on O/P। ऑर्थो है और पैरा। तो जब भी हमारे रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो तो उस केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है। और उसमें भी जो हमारी पैरा पोजीशन पे अटैक करने के बाद प्रोडक्ट जो बनता है इट इज द मेजर प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल कुछ रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है, कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ द जी ग्रुप अटैच्ड ऑन इट। सो इसलिए जो हमारा पैरा प्रोडक्ट होता है वो हमें मेजर देखने को मिलता है। अब कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के यहाँ मैंने एग्जांपल लिखे। सबसे पहले देखिए हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप्स है वो आ जाते हैं। फर्स्ट इज NMe2। बेसिकली हमारा नाइट्रोजन है और इसके साथ हमने दो एमी जोड़ दिए इस तरह से। अब एमी क्या कर रहे होंगे? प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे होंगे और हमारा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स तो वैसे ही रिंग में शेयर कर रहा होगा। तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। देन कम्स NHMe। बेसिकली एक एमी हटा के H लगा दिया हमने। देन NH2, दोनों ही मिथाइल हटा के हमने H2 लगा दिया। देन उसके बाद आ जाते हैं OH एंड OR। लाइक ऐसे ग्रुप्स जो डायरेक्टली O से अटैच्ड हो विद द रिंग, राइट? तो ये अपने दो लोन पेयर्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में ट्रांसफर कर रहा होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे इस तरह के ग्रुप्स जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली हमारी रिंग से कनेक्टेड है बट वो साइमल्टेनियसली कार्बोनिल ग्रुप से भी कनेक्टेड है। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या कर रहा होगा ना, अपने डेल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको अपनी तरफ भी खींच रहा होगा बट स्टिल दे हैव इनफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू डोनेट टू दी एरोमेटिक रिंग। सो इस वजह से ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाते हैं। और सबसे घटिया हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, राइट? ये बस प्लस आई के थ्रू ही अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे तो इनका इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग नेचर देखने को नहीं मिलता है बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। नाउ केस टू इज व्हेन आर जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या कर रहे होंगे ना, हमारी एरोमेटिक रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को रिमूव कर रहे होंगे। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है दैट वुड प्रेफर टू अटैच ऑन मेटा पोजीशन ऑफ द रिंग। तो मेटा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर केस में। अब कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे NH3+, NF3+, NO2, CN, CHO एंड COR। तो ये हो गए हमारे सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऐसे ग्रुप जिनमें डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप जो है हमारी रिंग से अटैच हो रहा है। और सबसे एंड में आ जाते हैं हमारे हैलोजेंस। अब थर्ड और जो फाइनल केस है वो है व्हेन जी कैन बिहेव एज बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके एक सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे क्लोरीन एंड NO। ये दो कंपाउंड्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे ऑन बीइंग अटैच्ड विद आवर एरोमेटिक रिंग। तो इसमें होगा क्या ना, दीज ग्रुप्स हैव लोन पेयर to donate and also have tendency to withdraw electron in vacant d orbital।
हियर ऑल्सो पैरा इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। अब इस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा ना, पैरा पोजीशन पे अटैक करके जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। बट आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि कहाँ हमें उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कंसीडर करना है और कहाँ हमें उनका विड्रॉइंग नेचर कंसीडर करना है। तो इसके लिए ये क्लाउड है, तो आइए इसको समझते हैं। केस ऑफ हेलो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, जब भी हमारी बेंजीन पे कोई हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होता है तो उस केस में देखिए, अगर हमें पूरे ही हेलो अरीन की रिएक्टिविटी चेक करनी है, राइट, पूरे ही हेलो अरीन की रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो उस पर्टिकुलर केस में तो हम माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करते हैं अपने हेलोजेंस का, बेसिकली उसका डीएक्टिवेटिंग नेचर कंसीडर करते हैं। बट अगर हमें ओरिएंटेशन देखना है इलेक्ट्रोफाइल का ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, हमें इस पूरे कंपाउंड से कोई मतलब नहीं है, हमें इस कंपाउंड के हर एक पोजीशन पे कहाँ हमारा इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा वो चेक करना है ड्यू टू दिस एक्स। तब हम इसका प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट कंसीडर करते हैं, यानी कि इसका एक्टिवेटिंग नेचर कंसीडर करते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें का इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कंसीडर करना है और का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कंसीडर करना है। जैसे मान लो हमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स गिवन है और उसमें हमें देखना है कि EAS के लिए सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कौन शो करेगा। तो काफ़ी सारे बेंजीन है ऐसे, मान लीजिए ये एक बेंजीन हो गया, सॉरी ज़्यादा अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ मैं, बट आई एम ट्राइंग। ये दूसरा बेंजीन हो गया और ये हमारा तीसरा बेंजीन हो गया। अब मान लो एक पे हमारा लगा हुआ है एक्स, दूसरे पे हमारे पास है NH2, ओके, और तीसरे पे हमारे पास है मान लेते OH। तो अपने को मान लीजिए तीन मॉलिक्यूल गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट किसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रेट ज़्यादा होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें ना पूरी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो यहाँ हम यूज़ कर रहे होंगे माइनस आई इफेक्ट। बट अगर हमें देखना है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है, जैसे अपन सिर्फ यही मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं और इसमें अपने को ओरिएंटेशन देखनी है कि कहाँ जाके हमारा मॉलिक्यूल, कहाँ जाके हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो उस केस में हम इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर है वो कंसीडर करते हैं और इसके पैरा पोजीशन पे बनने वाले प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कहाँ हमें एक्टिवेटिंग और कहाँ हमें डीएक्टिवेटिंग नेचर कंसीडर करना है। अब ये दो नोट पॉइंट्स है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन केस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप on same ring or among two different ring, ओरिएंटेशन ऑलवेज डिसाइडेड बाय एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मान लीजिए मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है, ओके, मेरे पास कोई इस तरह की बेंजीन रिंग है और उसमें मेरे पास एक एक्टिवेटिंग ग्रुप भी अटैच्ड है यहाँ पे और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी अटैच्ड है। तो मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं किस पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से मेरी जो है ओरिएंटेशन कंफर्म करूँ इलेक्ट्रोफाइल की कि वो कहाँ अटैच हो रहा होगा। तो मैं एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से ही अपना आंसर दे रहा हूँ, ना कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से। बेसिकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को इग्नोर ही कर देना इस पर्टिकुलर केस में। सिमिलरली व्हेन टू डिफरेंट एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम रिंग, देन ओरिएंटेशन डिसाइडेड बाय द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू। ओके, तो मान लो हमारे पास आ, दो ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है किसी रिंग पे और दो ही एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है किसी रिंग पे, बेंजीन रिंग पे, ऐसे दो एक्टिवेटिंग और दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो उस पर्टिकुलर केस में द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू वुड गिव अस आर आंसर फॉर द ओरिएंटेशन। मान लो ये A1 है और ये A2 है, तो इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ना उसके हिसाब से अपन अपनी ओरिएंटेशन कंफर्म करेंगे। जैसे मान लो A1 हमारी स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसके पैरा पोजीशन पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, नाउ यहाँ तक हमारे तीनों केसेस कंप्लीट हो गए, तो हमने ओरिएंटेशन और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म समझ लिए। अब हम जाके इंडिविजुअल रिएक्शन स्टडी करेंगे रिगार्डिंग EAS। सो जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ। ओके, पहली हमारी जो रिएक्शन है आज की, इट इज नाइट्रेशन रिएक्शन। तो देखो नाइट्रेशन हम तीन तरह के रिएजेंट्स के साथ कैरी आउट करवा सकते हैं। फर्स्ट इज आर मिक्स एसिड विच इज HNO3 प्लस H2SO4। सेकेंड इज डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सिंपली। और थर्ड इज या तो हमें NO2BF4 गिवन हो या फिर NO2ClO4 गिवन हो। बेसिकली ये कुछ नहीं करते, ये दोनों हमें नाइट्रोनियम आयन ही देते हैं विच इज आर इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विच इज NO2 प्लस। तो डायरेक्टली हमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल ही दे देते हैं। इन केस ऑफ मिक्स एसिड HNO3 बिहेव्स एज बेस बिकॉज H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3। तो इसमें होता क्या है ना,
हमारा जो HNO3 है वो छोटा वाला है और H2SO4 बड़ा वाला है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो ये HNO3 को आप कह सकते हैं फोर्स कर देता है, तो बिहेव एज बेस। जबकि इसकी एसिडिटी काफी सही होती है, बट फिर भी H2SO4 इसे फोर्स करता है टू बिहेव एज बेस। तो देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये H2NO3 H प्लस लेने के बाद H2NO3 फॉर्म कर लेता है, और हमारा जो H2SO4 है वो एक H प्लस डोनेट करने के बाद HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड से हमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है विच इज NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। अब देखिए इसके क्वेश्चन है नीचे कुछ, जैसे हमारे पास टॉलुइन है, तो यहाँ CH3 जो है हमारा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो हमारे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा, तो इसके पैरा पे बनने वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे एक्स आ गया। अब यहाँ हम इसका एक्टिवेटिंग नेचर देख रहे होंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ ओरिएंटेशन इसकी करनी है कंफर्म, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे इसका एक्टिवेटिंग नेचर। तो एक्टिवेटिंग नेचर की वजह से पैरा पे बनने वाला प्रोडक्ट इसका आप कह सकते हैं मेजर प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली OMe में O अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा होगा, लोन पेयर्स, तो इस वजह से इसकी जो पैरा प्रोडक्ट है वो इसका मेजर प्रोडक्ट आ जाता है। अब देखिए बेंजाइलिक एसिड में क्या होगा, जो इसका कार्बोनिल वाला कार्बन है वो हमारी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, तो इस वजह से जो मेटा प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट देखने को मिल रहा होगा। सिमिलर केस है एल्डिहाइड में भी, इसका कार्बोनिल कार्बन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा। अब OH की बात करें तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से देखिएगा। OH के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स है मेटा और ऑर्थो एंड पैरा दोनों मिलते हैं, जिसमें ऑर्थो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, बट यहाँ ऑर्थो जो प्रोडक्ट है ना वो H बॉन्डिंग कर लेता है। तो देखिए हियर द माइनर ऑर्थो प्रोडक्ट इज मोर वॉलेटाइल। मोर वॉलेटाइल मतलब वो इजीली बॉयल हो जाता है ड्यू टू H बॉन्डिंग एंड हैज लो बॉइलिंग पॉइंट एज वेल। बेसिकली क्या हुआ ना, या जो ये H बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है और ये ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पर्टिकुलर फिनॉल के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज विद NH2। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस पे तो बोर्ड्स में भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज इसको काफी अच्छे से पढ़ना कि जब एनिलीन का केस होता है तो और हम मिक्स एसिड लेते हैं, तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो तो ऑर्थो आता है, बट जो सेकंड मेजर प्रोडक्ट होता है आफ्टर सॉरी फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट तो हमारा पैरा होता है, बट जो सेकंड मेजर प्रोडक्ट होता है वो मेटा वाला आ जाता है सरप्राइजिंगली, जबकि आना क्या चाहिए था ऑर्थो। तो 47% हमें मेटा देखने को मिलता है और सिर्फ 2% ऑर्थो देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? मेटा प्रोडक्ट मेटा इज प्रोड्यूस मोर देन ऑर्थो बिकॉज इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है ना, अब देखिए हमें यह पता है कि जो हमारा NH2 ग्रुप है वो तो हाईली एक्टिवेटिंग है, बट ड्यू टू H प्लस ये प्रोटोनेट हो जाता है और ये NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था NH3 प्लस काफी ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, हाईली डीएक्टिवेटिंग। तो ये जो है हमारी रिंग से पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सकअप कर लेता है, तो इस वजह से ज्यादा अटैक NO2 प्लस का मेटा पोजीशन पे होता है इंस्टेड ऑफ ऑर्थो पोजीशन। पैरा तो हमें मिलेगा ही एज आर फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट, बट सेकंड मेजर प्रोडक्ट हमें मेटा इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें NH3 प्लस फॉर्म हो जाता है और ये ड्रिंक को काफी ज्यादा डीएक्टिवेट कर देता है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसका एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ आया होगा। आपसे ये बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है और जेई मेंस में तो इस पे काफी बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल की। देखिए फिनॉल के साथ जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो जो हमारी पिक्रिक एसिड की यील्ड है ना वो काफी कम आती है। पिक्रिक एसिड क्या होता है ना, बेसिकली इसके ऑर्थो और पैरा तीनों ही पोजीशंस पे NO2 जुड़ जाए, तो इसकी यील्ड काफी कम होगी, जैसे हमने ऊपर भी देखा था। सो टू इंक्रीज द यील्ड फर्स्ट कैरी आउट सल्फोनेशन विच विल डीएक्टिवेट रिंग टू सम एक्सटेंट एंड देन नाइट्रेशन। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है ना, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन भले ही हम आगे पढ़ेंगे, पर देख लीजिए पहले हम H2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हमारे फिनॉल की रिएक्शन करा देंगे। तो उसमें क्या होगा ना, हमारा SO3H यहाँ जाके अटैच हो जाता है। अब SO3H जो है ना वो भी हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उन्हीं की तरह हमारी रिंग से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको खींच रहा होता है अपनी तरफ, तो इस वजह से जो हमारी रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो अब पहले नाइट्रेशन करा दो हमारा, तो नाइट्रेशन करा दिया तो होगा क्या ना, पहले SO3 तो जुड़ा रहेगा और यहाँ NO जुड़ जाएंगे। फिर ये SO3H क्या होता है ना, सल्फोनेशन काफी ज्यादा रिवर्सिबल होता है, तो SO3H भी इजीली रिमूव हो जाता है और उसके बाद जो हमारा थर्ड नाइट्रो ग्रुप है वो यहाँ आके जुड़ जाता है, तो इस वजह से एक अच्छी खासी यील्ड मिल जाती है हमें पिक्रिक एसिड की। ओके, तो ये फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वैसे पिक्रिक एसिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम आ जाते हैं सल्फोनेशन पे। अब देखिए मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, सल्फोनेशन एक हाईली रिवर्सिबल फिनोमिनन होता है। व्हाई? एंड इट कैन बी कैरिड आउट यूजिंग टू of the reagents. First is concentrated H2SO4 and second is oleum.
ओलियम अगर आपने पढ़ा हो H2SO4 प्लस SO3, इसको हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं H2S2O7। ओके, सो देखिए अब ये हाईली रिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ हमें गैस मिलती है SO3। सो गैसियस प्रोडक्ट बनने की वजह से जो है ये पर्टिकुलर रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल होती है। जैसे हम बात करें टोलुइन की, तो टोलुइन इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, सो इसके पैरा पे हमारा जो है SO3H जुड़ जाता है। अब वैसे ही अगर हम अमोनियम की बात, अमाइन की बात करें, तो इसमें भी इसके पैरा पे जो है SO3H जुड़ जाता है। बट देखिए ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब ज्विटर आयन क्या होता है ये हम बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे, बट यहाँ ब्रीफली बता दूं तो जो हमारा NH2 प्लस है वो NH3, जो हमारा NH2 है वो NH3 प्लस की फॉर्म में क्या कहते हैं एग्जिस्ट कर रहा होता है। जो हमारा SO3H है, ओके, जो हमारा SO3H है वो SO3 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली प्लस और माइनस चार्ज एक ही टाइम पे किसी आयन पे अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हम ज्विटर आयन बोलते हैं। सो यस, नेक्स्ट इज SO3H। अब देखो इसका हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया, तो मैंने आपको बताया ये हाईली रिवर्सिबल होता है। तो SO3H को ना हटाना काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए, तो इसको हटा के हमने सिंपली फिनॉल बना लिया, ये डीसल्फोनेशन का हो गया। और नेक्स्ट हमने H प्लस हीट के साथ रिएक्शन करा दी, तो थोड़ा सा हीट करते SO3H उठ गया और यह H आके जुड़ गया, तो हमें बेंजीन मिल गया। अब क्लोरीन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाया, तो देखिए इसका एक्टिवेटिंग नेचर हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ओरिएंटेशन कंफर्म करनी है, तो इसके पैरा पे बनने वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोजिनेशन को। अब हेलोजिनेशन में हम लेंगे X2 ऑफ कोर्स, और उसके साथ लेंगे कोई लुईस एसिड लाइक Fe, Fex3 और AlX3। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हेलोजन कैरियर्स, और इससे हमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा X+। अब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है F2 के लिए, देन Cl2 के लिए, देन Br2 के लिए, और उसके बाद सबसे कम होती है I2 के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं टोलुइन के लिए अगेन। सो टोलुइन में पैरा प्रोडक्ट हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक हेलोजन है, तो दूसरा हेलोजन भी इसके पैरा पे ही जुड़ जाएगा। ये वाला है OMe क्या। सो OMe भी हमारे रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा, तो इसके भी पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। ये हमारा बेंजोइक एसिड है, तो इसका कार्बोनिल ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा होगा, तो इधर हमारे मेटा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। अब देखिए फिनॉल की हम रिएक्शन करा रहे हैं दो अलग अलग सॉल्वेंट्स में। पहला हमारा जो Br2 है ना, वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में विच इज CS2, और दूसरा जो हमारा Br2 है ना, वो है पोलर सॉल्वेंट में विच इज H2O। तो दोनों में क्या क्या फर्क होता है, Br2 में तो सिंपली हमारा जो Br है इलेक्ट्रोफाइल बन के पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाएगा। बट H2 जब ये पोलर सॉल्वेंट में, तब बेसिकली क्या हो रहा होगा, पोलर सॉल्वेंट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग। ओके, तो इस वजह से होगा क्या ना, जो हमारा Br है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पे एक साथ अटैच हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O। तो इस वजह से ये एक वाइट पीपीटी फॉर्म कर लेता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और ये POC में भी यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। बेसिकली जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें हम पढ़ते हैं कि अगर हमें फिनॉल डिटेक्ट करना है तो हम उसके ऊपर ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं, तो उसकी वजह से वो एक वाइट पीपीटी फॉर्म करता है और उससे फिनॉल की प्रेजेंस का कंफर्मेशन हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा प्लीज। नाउ मूविंग ऑन टू सम फ्यू मोर एग्जांपल्स। अगर हमारे पास एनिलीन है, तो देखिए इस केस में भी हमारे पास, सिंस आवर रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड ड्यू टू NH2 डोनेटिंग इज लोन पेयर, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशंस पे हमारा जो ब्रोमीन है वो अटैच होते हुए हमें दिख रहा है, तो ये भी एक वाइट पीपीटी फॉर्म कर लेता है। और सेकंड देखिए, अब हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमें दिया नहीं है कि रिएजेंट क्या है, बट हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया गया है कि हमें एनिलीन से हमें इसके पैरा पे ब्रोमीन लगाना है, तो वो हम किस तरह से लगा रहे होंगे। अब देखिए इसके सिर्फ पैरा पे डायरेक्टली ब्रोमीन लगाना नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ लिया है कि इसमें अगर हम ब्रोमीन अटैच करते हैं तो इसके तीनों ही साइड्स पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये जो NH2 है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान हो तो हम मॉडरेटली एक्टिवेटिंग किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके जस्ट पास एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच करके। तो देखिए ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी थोड़ी बहुत खींच रहा होगा, बट स्टिल इट विल हैव इनफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू एक्टिवेट द रिंग, तो ये मॉडरेटली हमारा क्या कह सकते हैं एक्टिवेटिंग हो गया है। तो हम इधर CH कार्बोनिल ग्रुप किस तरह अटैच कर देंगे, हम यहाँ डाल देंगे CH3COCl विथ pyridine फॉर्म होते हुए हमें दिख रहा है। सो ये जो हमारा ग्रुप हो जाता है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हो जाता है। इस केस में जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं हमारी रिंग का, तो सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलता है, और उसके बाद जब हम सिंपली इसका हाइड्रेशन करा देंगे तो वापस से हमें NH2 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर पाथवे से सिर्फ जब हमें पैरा पे ब्रोमीन चाहिए तो हम ये वाला पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेंगे। In case of highly activated ring,
डीसल्फोनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर्स रिंग में डोनेट कर रहा है, डोनेट लाइक इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहा है। तो देखिए, और Br2 के साथ हमारे साथ पोलर सॉल्वेंट भी लिया गया है, तो इसके जो पैरा पे सल्फोनेशन हुआ था, तो ये अपने आप ही हट जाएगा और ये ब्रोमीन से सब्सटीट्यूट हो रहा होगा। सिमिलरली देखिए, ये भी एक हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, तो यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो सल्फोनिक एसिड है, ये दोनों ही सब्सटीट्यूट हो जाते हैं फ्रॉम Br। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हाईली एक्टिवेटेड रिंग होती है, तो उस केस में डी सल्फोनेशन और डी कार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस कर जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रिएक्शन विच इज एल्काइलेशन रिएक्शन। नाउ एल्काइलेशन रिएक्शन नाम से ही सजेस्ट कर रही है कि भाई हम एल्काइल ऐड कर रहे होंगे अपनी एरोमेटिक रिंग पे। तो उसमें सबसे पहले हम लेते क्या है ना, एल्काइल हेलो एल्कीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं हम लुईस एसिड AlX3 के साथ, तो हमें हमारा सॉल्ट मिल जाता है और R प्लस अलग से मिल जाता है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है, ये कार्बोकेटायन है, तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बट डज नॉट अकर ऑन हाईली एक्टिवेटेड रिंग। जो हमारी हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स है ना, उन पे जो है एल्काइलेशन नहीं होता है। इन केस ऑफ एक्सेस रिएजेंट लॉन्ग स्टैंडिंग, polyalkylation can also take place. Okay, so reagent that can be used for alkylation are RCl के साथ Lewis acid, ROH के साथ H2SO4, एल्कीन के साथ H2SO4 या फिर ROH के साथ लुईस एसिड। बेसिकली ये जितने भी हमारे पास रिएजेंट्स है, इन सब के साथ हमें क्या मिल रहा है, R प्लस मिल रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है कार्बोकेटाइन। तो इस वजह से हम इसमें से किसी भी रिएजेंट को यूज कर सकते हैं फॉर एल्काइलेशन। नाउ in case of weak Lewis acid like FeX3, rearrangement of carbocation does not occur because complete carbocation is not formed ड्यूरिंग रिएक्शन। मतलब भाई अगर FeX3 जैसा हमने घटिया सा ल्यूइस एसिड ले लिया, तो हमारा कार्बोकेटायन ही फॉर्म नहीं होगा। तो उस केस में भाई जब हमारा कार्बोकेटायन ही पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो रीअरेंजमेंट तो वो कहाँ से ही करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी FeX3 प्रेजेंट हो एज ल्यूइस एसिड इन आर एल्काइलेशन, तो उस टाइम अगर रीअरेंजमेंट हो भी रहा है तो हमें वो नहीं करना है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये हमारी बेंजीन रिंग है और ये हमारा हेलोएल्केन है, तो सिंपली क्लोरीन हटाया और यहाँ हमारा आप कह सकते हैं प्लस चार्ज बन रहा होगा, और फिर ये हमारा रीअरेंज करके 1-2 रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ आ जाएगा। तो देखिए, इस वाली पर्टिकुलर सेकंड नंबर का जो कार्बन है उसके साथ जो है हमारा बेंजीन जुड़ जाता है इस तरह। तो ये हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, CH2Cl2 गिवन है और उसके साथ 2 मोल हमें बेंजीन गिवन है, और AlCl3 है हमारा प्रोडक्ट, सॉरी ल्यूइस एसिड। तो देखिए, उस केस में क्या होगा, जो पहले हमारा फर्स्ट Cl निकलेगा और CH2Cl जाके हमारे बेंजीन पे जुड़ जाएगा, और फिर ये वापस दूसरे बेंजीन से रिएक्ट करके इस तरह से प्रोडक्ट बना रहा होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं हम, तो इधर H2SO4 दिया है, और देखिए इसी पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो सबस्ट्रेट है, जो रिएजेंट हमारा जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर अटैक हो रहा होगा, उसी के अंदर अल्कोहल प्रेजेंट है। तो H प्लस क्या करता है, पहले अल्कोहल पे अटैक करके वाटर निकाल देता है, फिर उसके बाद देखिए इस तरह से यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा होगा। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है ना, इंट्रामोलिकुलर अटैक हो गया है। बेसिकली जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही पहले हमारा क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन बन गया, और उसके बाद उस कार्बोकेटायन ने इंटरनली ही हमारे जो है उस पे अटैक कर दिया, बेंजीन रिंग पे। तो इस तरह से अटैक करके हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाता है। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इधर हमारे पास बेंजीन है और उसके साथ PHCl2Cl है। तो देखिए, यहाँ से भी एक Cl निकल जाएगा और CH2Cl मिल जाएगा हमें। बेसिकली ये वाला जो प्रोडक्ट है, यही सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ भी मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा बेंजीन है और उसके साथ हमारे पास एल्कीन है और H2SO4 है। तो सबसे पहले जैसा हमने देखिए, अगर आपने डिहाइड्रेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा हो, तो H2SO4 जाके सबसे पहले हमारा एल्कीन को ही पोलराइज करेगा, राइट, और कार्बोकेटाइन बनाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इस बीच वाले कार्बन पे। फिर यहाँ ये वाला कार्बन जाके हमारे बेंजीन पे अटैक कर देगा और इस तरह से अटैच हो जाएगा। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस करने से आपको क्लैरिटी आई होगी। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज बेसिकली यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ DDT। DDT एक काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इसमें देखिए, हम 2 मोल तो लेते हैं हमारे क्लोरोबेंजीन की, और 1 मोल लेते हैं क्लोरल का। क्लोरल क्या होता है, CCl3 एंड COH, ये हमारा क्लोरल कंपाउंड होता है, और इसके साथ लेते हैं हम एसिडिक मीडियम, बेसिकली H2SO4। तो सबसे पहले होगा क्या ना, जो हमारा क्लोरल है वो इसके पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद इस पे जो OH है,
वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले लेता है और वो जाके H2SO4 के H प्लस पे अटैक कर देगा, राइट। तो बेसिकली ये वाटर बन के रिमूव हो गया हमारे सिस्टम में से, और जो हमारा CH है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सिंस ये पॉजिटिव चार्ज आ गया कि तो वापस से दूसरे क्लोरोबेंजीन से अटैच कर जाता है और हमारे पास इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। यही हमारा DDT है। ओके, यहाँ हमारा एल्काइलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है ना, हम एसाइल ग्रुप अटैच करते हैं। एसाइल ग्रुप क्या होता है हमारा, ये RCO ग्रुप, राइट, RCO प्लस ग्रुप। तो देखिए ये हमारा इस तरह रेजोनेंस करता रहता है, C पे जो पॉजिटिव है O पे भी आता रहता है। नाउ एसाइलेशन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग RCOX, जो हमारा एसाइल हैलाइड होता है वो, along with some Lewis acid, or we can use some peroxide acid with AlCl3, sorry, per anhydride acid anhydride with some Lewis acid, और कार्बोक्सिलिक एसिड विथ H2SO4। सो इस केस में हो क्या रहा होगा ना, देखिए वापस से पैरा पोजीशन पे जाके हमारा जो है एसाइल ग्रुप ऐड हो गया। सिमिलरली इसमें भी हमारा पैरा पोजीशन पे जाके एसाइल ग्रुप ऐड हो गया। अब देखिए ये वाला इंट्रामोलिक्यूलर का एग्जांपल है। इसमें देखिए हमारा जो एसिड है वो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है और H2SO4 अलग से दिया गया है। तो होगा क्या, बेसिकली ये वाला जो OH है ये रिमूव हो जाएगा वाटर बन के, और यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज जाके हमारे रिंग पे इस तरह अटैक करेगा, सॉरी इस साइड से नहीं, दूसरी साइड से अटैक करेगा, बेसिकली यहाँ से अटैक करेगा नीचे की तरफ, और दूसरी 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब NO2 की बात करें तो NO2 क्या होता है हमारा, हाईली डीएक्टिवेटिंग आप कह सकते हैं कंपाउंड ग्रुप होता है। तो इस वजह से जो रिंग है हमारी वो हाईली डीएक्टिवेट हो जाती है। सो इधर एसाइलेशन की रिएक्शन नहीं होती है, सेम एज एल्काइलेशन। जैसे एल्काइलेशन में भी देखिए हमने पढ़ा होगा कि हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग्स के साथ ये रिएक्शन होती ही नहीं है। तो सेम इज विन एसाइलेशन, इसमें भी हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग्स के साथ रिएक्शन ही नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए इंट्रामोलिकुलर हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर ही एसाइल क्लोराइड प्रेजेंट है और बाहर से AlCl3 है। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और आपको EAS का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ इस पर्टिकुलर लेक्चर को एक दो बार वापस से रिवाइज कीजिएगा, इसके नोट्स अच्छे से पढ़िएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जेईई मेंस पे कंटिन्यूअसली काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे होंगे। मैं इस चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसे एक्सेस कर लीजिएगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो। और इसके बारे में आप अपने रिव्यूज़ कहीं इंटरनेट पे शेयर करना चाहे तो भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।